अभी मेरी बहुत दिनों में एक वीडियो आई, एक लंबी सी वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे अपना फ्रिक्शनल फोर्स, और हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो वीडियो बना चैप्टर नंबर, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। क्वेश्चन पेंडिंग पड़े हैं पिछले चैप्टर और इस चैप्टर के, मैं कोशिश करूंगा आप आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाई जाए, ठीक है। नाउ चलो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था फ्रिक्शनल फोर्स, और 3 टाइप के फोर्स हमने डिस्कस किए थे, स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हम आज डिस्कस करेंगे लिमिटिंग फोर्स के कुछ लॉज, जिसकी वजह से अपने पास फ्रिक्शनल फोर्स का एक फॉर्मूला आता है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा टायर की डिस्कवरी है वो कैसे बहुत एसेंशियल है, कैसे उसने एक बहुत मेजॉरिटी पार्ट आपके मशीन का बचा के रखा है, जिसमें एनर्जी लॉस बचाया है। सो टायर की डिस्कवरी से आपका फ्रिक्शनल फोर्स रिड्यूस हुआ है। यहां पर हम पढ़ेंगे रोलिंग फोर्स। बेटा क्या पढ़ेंगे? रोलिंग फोर्स, जिसमें ओनली रोलिंग है, रोलिंग प्लस स्लाइडिंग आपके सिलेबस में नहीं है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग ऑफ रोड वाला एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उससे जाने से पहले हम बात करेंगे कि एक कर्व जब आपका रोड होता है तो उस टाइम पे आपका जो फोर्स होता है किस वेलोसिटी से आप उस टर्न पे मुड़ सकते हो, ये हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम ना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या है बेटा? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो पहला लॉ क्या कहता है? यू हैव लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ ये लॉ आपको बोलता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है दैट डिपेंड्स, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन type of two surfaces that we have, on nature of two surface we consider। जैसे ये आपका लैब में भी एक एक्सपेरिमेंट है कि अगर हम दो सरफेस लेते हैं, मान लेते हैं एक वुडन बॉक्स है, दिस इज वुडन बॉक्स, और यहां पे हमने रखा है ग्लास स्लैब, दिस इज ग्लास। क्या होगा? इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा अगर हम कंपेयर करें एक ग्लास, ये है आपका ग्लास बॉक्स, और यहां पे है ग्लास स्लैब। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है फर्स्ट केस में, इस केस में वो ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू सेकंड केस, क्योंकि जो आपका ग्लास स्लैब है वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है, उसका कोफिशिएंट कम होता है। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स का फर्स्ट लॉ कह रहा है कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेस दैट वी कंसीडर, जिसमें हम दोनों के बीच में हम फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं। नाउ मूविंग फर्दर वी हैव सेकंड, दैट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स is directly proportional to the, किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल होगा, ना कि एक बॉडी का। इसका क्या मतलब है? जैसे एक इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉक्स रखा है, ठीक है। यहां पर इस ऑब्जेक्ट का नॉर्मल है ये, ठीक है, और वहीं अगर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाए तो उस पे नॉर्मल हो जाएगा आपका ये। सो दिस इज N1, दिस इज N2, ठीक है ना। अगर ये बॉडी डाउनवर्ड मूव कर रही है, इफ इट इज मूविंग और एक्सेलरेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन फ्रिक्शनल फोर्स कहां होगा? आपका ऊपर की साइड, दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स, स्मॉल f से रिप्रेजेंट करना है। सो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल होगा आपका नॉर्मल टू द सरफेस। बेटा नॉर्मल सरफेस का क्या है ये? सो इट इज प्रोपोर्शनल टू N1, और यहां से आपका फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बनता है, दैट इज F, ये मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू S N1, जहां पर ये म्यू S इज कोफिशिएंट ऑफ, अगर मैक्सिमम ले रहे हैं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन
अगर यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, हम स्टैटिक की बात करते हैं, अगर हम S लेते हैं सो इट इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम काइनेटिक की बात करते हैं तो इट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि आपको गिवन होगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स हमें लेना है। ठीक है, ये हो गए 2 लॉ। थर्ड जो लॉ है विच स्टेट्स दैट, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। थर्ड लॉ इज, जो ये बॉक्स है, जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, उसके ऊपर आपका लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता ही नहीं है। क्या? दैट लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू दी सरफेस एरिया ऑफ दी ऑब्जेक्ट। जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा ही नहीं। जैसे मान लेते हैं ये बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है ये, ठीक है, इसका नॉर्मल, इसका वेट सेम वेट है, मान लेते हैं 5 kg, सो इट इज 5g, और इसका 5 kg है, सो इट विल बी 5g। दोनों का सरफेस सेम है, तो इनका जो कोफिशिएंट है, जो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा 2 सरफेस ले रहे हैं। तो उनके नेचर के ऊपर डिपेंड करते हुए मान लेते हैं म्यू एस दोनों केस में है आपका, क्योंकि ये दोनों भी सेम मटेरियल के हैं, वुडन वुडन वुडन, और ये भी वुडन। इसको मान लेते हैं 0.5। ठीक है, नाउ फ्रिक्शनल फोर्स दोनों केस में क्या होगा? इस केस में आपका फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा बताओ? फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल होता है? म्यू एस इंटू आर, या फिर एन, जो आप कहना चाहो। यहां पे एन कह सकते हो, आर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज रिएक्शन, जो न्यूटन्स के 3 लॉ किए थे उसमें मैंने समझाया था। एन इज नॉर्मल, दोनों सेम बात है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका म्यू एस इंटू आर। म्यू एस क्या है? गिवन है 0.5, और रिजल्टेंट क्या है बेटा? रिजल्टेंट मीन जो ये नॉर्मल है, विच इज 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है? 5 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो 5 इंटू 10। ये हो गया आपका फोर्स। क्या ये एरिया पे डिपेंड किया? इसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ना ही इसके एरिया पे डिपेंड करेगा। सो वी कैन से कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट टू द एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो या फिर सरफेस किसी के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या पढ़ेंगे हम? एंगल ऑफ रिपोज। इसमें कोई डाउट हो तो बेटा पूछो। नेक्स्ट वी हैव एंगल ऑफ रिपोज। ये आपका एक्सपेरिमेंट है जो 11th क्लास की फिजिक्स एक्सपेरिमेंट आप करोगे, उसमें कि जो इंक्लाइंड प्लेन है एक एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, यहां पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे पहले तो वो बताओ। देखो अपवर्ड डायरेक्शन में पहले तो यहां पे न्यूटन का 3rd लॉ लगा के इसका रिएक्शन फोर्स लिख देंगे हम, विच इज आर। ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो एंगल है ये एंगल होगा आपका थीटा, सो इट विल बी mg cos थीटा। जो आपका ये एंगल है इट इज mg sin थीटा। बताया था कैसे आप वेक्टर को रिजोल्व करते हो। वेक्टर को रिजोल्व करने के लिए जिसके साथ थीटा एंगल हो, जिस किसी भी साइड या एक्सिस के साथ आपका थीटा एंगल हो, वहां होगा cos थीटा, mg cos थीटा, और जिसके साथ नहीं होता वो mg sin थीटा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टेशनरी एक स्टेट पे है। मान लेते हैं इसको एंगल को इंक्रीज किया, और वो मिनिमम एंगल जिस पे ये आपका ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट हुआ, तो एंगल ऑफ रिपोज इज दैट मिनिमम एंगल
ऑन विच द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव। ये ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया। जैसे ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, आपका फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा? जस्ट ऑपोजिट टू द मोशन। सो आपका फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये आपका एक फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना दिया है कि इस एक बॉक्स के ऊपर कौन कौन से आपके फोर्स लग रहे हैं। दैट आर योर फ्री बॉडी डायग्राम, मैंने सिखाया था वैसे ही। अब आगे बढ़ते हैं। इस फ्री बॉडी डायग्राम से फटाफट वेक्टर्स को रिजोल्व कर लेते हैं। आर किसके इक्वल है? क्योंकि ये अपवर्ड मोशन नहीं हो रहा है, सो आर विल बी इक्वल्स टू एम जी कोस थीटा। आर एम जी कोस थीटा के इक्वल है, और एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। आप कहोगे सर ये एक्सेलरेट कर रहा है। ये जो कंडीशन है ये आपकी उस टाइम पे है जैसे ही उसने इस ऑब्जेक्ट ने इनिशिएट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ये इनिशिएट हुआ वहां तक स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है आपका। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, लेफ्ट राइट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अगर हम डिवाइड कर दें, या फिर सेकंड को हम डिवाइड करें फर्स्ट से, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट। इस केस में क्या होगा? एफ एस डिवाइड बाय आर विल बी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाय एम जी कोस थीटा। क्या हुआ? एम जी से एम जी कट जाएगा, यू विल हैव टेन थीटा विच इज इक्वल्स टू एफ एस डिवाइड बाय आर। अब एफ एस का क्या फॉर्मूला पड़ा था? एफ एस इज गिवन बाय म्यू एस और ऊपर रिएक्शन आर, इट विल बी म्यू एस आर डिवाइड बाय आर, विच मीन्स टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू म्यू एस। दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू एस। अब देखो इसको, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि जो आपका एंगल है कि कितना एंगल आप इसको इंक्लाइन करोगे ताकि वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू करे, वो उस ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो ओनली डिपेंड कर रहा है कि इन दो सरफेस के बीच में आपका कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, ये इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट क्या है, और दूसरी चीज़ कुछ नहीं है, एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, चलो आई होप आपके समझ आ गए हो। एंगल ऑफ रिपोज निकालने के लिए क्या किया है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। रिपोज एंगल वो होता है मिनिमम एंगल जिसके बाद एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर जाए किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे। ये ऑब्जेक्ट है, मास mg है, डाउनवर्ड फोर्स mg, इसके हमने कंपोनेंट बना दी है mg कोस थीटा, और इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, थीटा के साथ कोस थीटा। जैसे ये इनिशिएट किया, स्टार्ट हुआ मोशन, आपका उससे पहले स्टैटिक फोर्स है, तो वो स्टैटिक फोर्स इक्वल है mg साइन थीटा के, और ऊपर r mg कोस थीटा के इक्वल है। दोनों इक्वेशन को लिया, डिवाइड किया, हमने टेन थीटा निकाला और वहां से थीटा एंगल निकाल लिया। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। छोटे छोटे टॉपिक है ये सब। स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स और रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? क्या बोला मैंने? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने खींचा और ये यूं रोल ना होके ये डायरेक्ट खींच के आगे आ जाए, ये इनिशियल पोजीशन था, ये आगे मूव करी और यहां पर आ गई, इनिशियल से फाइनल पे आ गई विदाउट एनी रोटेशन। तो इनके बीच में जो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स है, जो आपका मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा है, दैट इज F, वो होगा आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। वहीं अगर जैसे कोई भी एक राउंड ऑब्जेक्ट है, या फिर इसी को हम लें, इसी को तो हम ले नहीं सकते, इसको रोल करना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हम एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेते हैं, सर्कुलर ऑब्जेक्ट को लेके इसको रोल करवाया, ठीक है,
जब हम इसको रोल करवाएंगे तो यहां पर इस पॉइंट पे ओनली 1 पॉइंट इज इन कॉन्टेक्ट। आपको वो कैसे, यहां पे एक पॉइंट ही कॉन्टेक्ट पे कैसे, क्योंकि अगर आप देखो ये जो सड़क है ये एक टेंजेंट की तरह काम करेगी, और सर्कल पे कोई भी टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट को टच करता है। ठीक है, तो कंप्लीट जो मोशन होगा, द कंप्लीट मोशन हैव ओनली 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन के। किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव मोशन पे। यहां पे देखो, अब अगर ये एक पार्ट इसका एक पॉइंट टच में है तो ये तो आपका ऑलवेज रेस्ट पे है। आपको ये कैसे? क्योंकि इन जिस टाइम पे ये रोल करेगा तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो इस टच पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, वो स्टेशनरी होगा, नेक्स्ट आएगा वो स्टेशनरी, नेक्स्ट आएगा वो भी स्टेशनरी। सो जितने भी आपके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो सारे रेस्ट पे हैं। तो कैसे रोलिंग फ्रिक्शन ओरिजिनेट होता है? बताओ, किसी को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि रोलिंग फ्रिक्शन, देखो जनरली हमने बात करी थी कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन पे। जैसे इस केस में आपके ये जो पार्टिकल है, इस बॉक्स के पार्टिकल हैं और इस सरफेस के जो पार्टिकल हैं, दोनों रिलेटिव मोशन में है। ये आपके आगे जा रहे हैं, ये आपके पीछे जा रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन में है क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। तो एक रिलेटिव मोशन हो रहा है जिसकी वजह से आपके फोर्स अप्लाई हो रहे थे, फ्रिक्शनल फोर्स ओरिजिनेट हो रहा था। लेकिन रोलिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस केस में जो ऑब्जेक्ट रोलिंग है वहां पे ओनली एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्योंकि एक ही है वो आपका रेस्ट पे ही रहेगा। एट दैट मोमेंट वो रेस्ट पे रहेगा। नेक्स्ट जैसे मोमेंट आएगा आपका ये जो पॉइंट है ये आके यहां पे मूव कर जाएगा और ये फिर रेस्ट पे है। नेक्स्ट ये पॉइंट रेस्ट पे, ये पॉइंट रेस्ट पे, तो यहां पे आपका जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो रेस्ट पे है। रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं। जब रिलेटिव मोशन नहीं है तो आपका फ्रिक्शनल फोर्स ओरिजिनेट कैसे हुआ? बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ सब। देखते हैं आपकी कितनी जीके है। थोड़ा सोचो, सोच के बताओ। बुक कोई नहीं खोलेगा, तुम भी नहीं। तब तक मैं इसको इरेज करके यस सोचा कुछ। नेक्स्ट पॉइंट इज रोलिंग फ्रिक्शन। मैं बताऊं? चलो, अब इस केस में क्या होता है, क्योंकि जो ये टायर है इसका कुछ वेट होगा, वेट होगा तो जो आपका सरफेस है उस पे थोड़ा सा एक बम्प बनाएगा ये। ठीक है, थोड़ा सा उसको नीचे धकेलेगा। जो आपका सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस एक्चुअल में नॉन रिजिड होता है। दिस इज नॉन रिजिड। कोई भी सरफेस रिजिड नहीं होता है जिसके ऊपर आपका पहिया चलेगा। ठीक है, जैसे आइस होती है, आइस के ऊपर बहुत कम फ्रिक्शनल फोर्स होता है क्योंकि जो दो सरफेस होते हैं उनमें कोई कांटेक्ट बनता ही नहीं है, कोई एडहेसिव फोर्स होता ही नहीं है, तो वहां पर आपका फ्रिक्शनल फोर्स कम होता है। अब यहां पे इस केस में क्योंकि ये माउंट एक क्या बोले हम बम्प बना है तो इसको क्रॉस करेगा नेक्स्ट इंस्टेंट में, तो कुछ फोर्स यहां से ऊपर इस माउंट से, ये माउंट है आपका, इस माउंट को क्रॉस करने में कुछ फोर्स लगाएगा ये कोई भी ऑब्जेक्ट जो बाहर से इसको धकेल रहा है। सो इस माउंट को ओवरकम करने के लिए कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट थिंग,
सेकेंड, क्योंकि ये दो सरफेस हैं, ये फर्स्ट ये सेकेंड, जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, जैसे मेरा हाथ इस पर कांटेक्ट में आएगा तो मेरा इसको मूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेरे हाथ के पार्टिकल हैं और जो इस स्क्रीन के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे पे चिपक जाते हैं। सो एडहेसिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम एक फोर्स लगाएंगे। तो दो रीजन है रोलिंग फोर्स के। रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स आपका रिलेटिव मोशन की वजह से नहीं है, इट इज नॉट ड्यू टू रिलेटिव मोशन, बट it is due to the force that we need to apply to overcome the mount that is formed by the wheel. And second thing, to overcome the adhesive force between the layers, we need to apply some force. और ये जो दोनों फोर्स हैं इनको ही एड अप करके यही आपके फ्रिक्शनल फोर्स का कोज हैं। These are the cause of rolling frictional फोर्स। समझ आया? इंटरेस्टिंग। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जो आपका रोलिंग फोर्स है, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, ये आपका हमेशा लेस रहता है किससे? स्लाइडिंग फोर्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए बोलते हैं जो टायर की डिस्कवरी थी वो एक माइलस्टोन था, अपने आप में एक माइलस्टोन था, क्योंकि बहुत सारा एफर्ट एक टायर की डिस्कवरी ने कम कर दिया। जैसे आपके डे टू डे लाइफ में देखो, बाइसिकल से स्टार्ट करके एरोप्लेन तक के टायर्स राउंड होते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपकी मशीन काम कर रही है उसको मिनिमम एनर्जी वेस्टेज, क्योंकि ये वेस्टेज है, इस फ्रिक्शनल फोर्स की कोई नीड नहीं है, तो मिनिमम एनर्जी वेस्टेज में मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे दे सकते हैं, उसके लिए हम सर्कुलर टायर यूज करते हैं। अब यही सोच के देखो, आपका एक टायर बना दिया हेक्सागोन टाइप का, अब इसको मूव कराने में कितने एफर्ट लगेंगे? जैसे मूव कराया फिर ये कंप्लीट सरफेस, इतना सरफेस आपका आके फिर से टिक जाएगा, फिर मूव कराना, तो ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। इट टेक्स a lot of energy to move। इसको मूव कराने में बहुत सारी एनर्जी अपनी यूटिलाइज होगी, इसलिए हम सर्कुलर ऑब्जेक्ट, सर्कुलर टायर्स का यूज करते हैं। समझ आया? आई होप आपका ये मैथमेटिकली मैंने समझा पाया होगा कि रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स या फिर हम कहें जो आपका व्हील है वो उसकी डिस्कवरी कैसे बहुत क्रूशियल रही है हमारे काम, एनर्जी, पावर को कम करने में। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि लिमिटिंग फोर्स का भी, फ्रिक्शनल फोर्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था। सो वी हैव लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स, वी हैव लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अब पहला लॉ, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट, मान लेते हैं ये जो टायर है इसका रेडियस स्मॉल r है, इसका वेट mg है, और जो अपवर्ड एक फोर्स, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दैट इज n। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ कहता है आपका दैट रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज, लिख देता हूं स्टेटमेंट, रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, किसके प्रोपोर्शनल होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस। दैट मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। सेकेंड लो, क्योंकि यहां पे आपका रेडियस का भी रोल है, इससे पहले रेडियस का रोल नहीं था। सो सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज इनवर्सली proportional to the radius of क्या बोले इसको? सर्कल। मीन्स यहां पर हम कहेंगे FR is inversely proportional to the 1/r। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो।
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का क्या मतलब है, अगर रेडियस बड़ा है, जैसे जो साइकिल होती है, साइकिल की जो टायर होते हैं वो बड़ा होता है कंपेरेटिव टू योर स्कूटी। सो स्कूटी में आपका जो रोलिंग फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, वो ज़्यादा होगा क्योंकि उसके टायर का रेडियस कम होता है। वहीं जो बाइक हो गई, जो साइकिल हो गई, उनके अंदर रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम होगा क्योंकि उनका रेडियस बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा रेडियस मतलब फ्रिक्शनल फोर्स कम, कम फ्रिक्शनल फोर्स का क्या मतलब है, आपकी एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत कम होगी। इसलिए जो स्कूटी होती है, स्कूटी के छोटे टायर होने की वजह से उनकी एवरेज 45-50 के बीच में रहती है, ठीक है। वहीं अगर आप बाइक देखो, बाइक की एवरेज 60 के करीब में भी होती है, 50 के करीब में भी होती है। और जो बाकी स्पोर्ट्स बाइक हैं उसमें क्योंकि आपका जो ये टायर का सरफेस एरिया है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें। और सेकंड चीज़ जो होती है उसमें पावर बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन चाहिए, 10 सेकंड में आपको 100 की स्पीड पकड़नी है, ये करना है, वो करना है। तो स्पोर्ट्स बाइक अलग केस है, ठीक है, उनका मोटिव ही अलग है। लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ में बाइक स्कूटी यूज़ करते हैं उसका अंदर यही कॉन्सेप्ट लगता है कि आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो डिपेंड करता है कितना बड़ा रेडियस है। स्कूटी का रेडियस छोटा होता है तो रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग बोथ, वी हैव रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू आर, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स n डिवाइड बाय r। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स का, ठीक है। आई होप आपके समझ आया होगा। इसमें कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप, ठीक है, बताओ। कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट सेक्शन में पूछ लो। चलो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सर्कुलर मोशन क्या है। क्योंकि सर्कल पे हम आ गए हैं, अब हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज सर्कुलर मोशन। अब ये वो सर्कुलर मोशन नहीं है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। 9th में क्या पढ़ा था कि हम किसी भी चीज़ को मूव करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। यस, हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। अगर किसी भी चीज़ को सर्कुलर मोशन में यूज़ करते हैं, वी हैव वन फोर्स दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये फोर्स हम निकालते हैं, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है F mv²/r। v इज दैट वेलोसिटी जिससे आपकी ऑब्जेक्ट मूव करे सर्कुलर पाथ पे, r इज द रेडियस एंड m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे हैमर थ्रो करते हैं, ठीक है, तो हैमर थ्रो में आप उस चेन से अटैच होते हो, इसलिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स आपका एक्ट करता है, ठीक है। आपको उस बॉल की तरफ फेंकता है और उस बॉल को आपकी तरफ फेंकता है, इसलिए आप एक सर्कुलर मोशन में मूव कर पाते हो, ठीक है। अब हम सर्कुलर मोशन की बात कब प्रैक्टिकली कब करते हैं, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में जैसे ही टर्न लेते हो तो आपको एक फोर्स लगता है बाहर की साइड, ठीक है। अब सोच के देखो, ये तो होगी गाड़ी, मान लो बाइक को क्यों हम स्लो डाउन करते हैं। जो हम सर्कुलर ट्रैक पे मुड़ते हैं तो हम रेयरली, कुछ जो जिनको चलानी नहीं आती वही होते हैं, हाई स्पीड से मूव करते हैं कि जितनी स्पीड है उसी स्पीड से सर्कुलर पाथ को या सर्कुलर जो आपका टर्न है उस पर क्रॉस ओवर कर दें। लेकिन हम जो आम आदमी हैं वो क्यों उस पाथ के ऊपर हम अपनी जो स्पीड है उसको कम करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। चलो, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये सर्कुलर रोड है और यहाँ पर आपकी गाड़ी आ रही है, और क्योंकि ये सर्कुलर रोड है इसके ऊपर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स होगा। आपकी जो गाड़ी है, इनर्शिया क्या बताता है कि आपकी गाड़ी जैसे आ रही है वैसे ही मूव करने की कोशिश करेगी। तो एक नेचुरल टेंडेंसी है कि इस साइड आपकी गाड़ी मूव करना चाहेगी, जब तक अगर जैसे मान ले फ्रिक्शनल फोर्स ना होता, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ना होता तो आपकी गाड़ी यहाँ पर मूव कर जाती। मीन्स एक्चुअल जो मोशन है वो राइट साइड में। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो लेफ्ट डायरेक्शन में अप्लाई होगा, ठीक है।
क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है, इसको बड़ा सा करके देखें तो लेफ्ट साइड में एक और फोर्स होगा जो होगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी हैव सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो। दो चीज। थर्ड थिंग, एक नॉर्मल फोर्स होगा और एक डाउनवर्ड फोर्स mg होगा। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। अब हम इन दोनों को देखते हैं, क्या रिजोल्व कर दिया है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट में कैसे होगा। जैसे अगर हम y एक्सिस की बात करें, ऑन y एक्सिस क्या आपकी गाड़ी ऊपर नीचे मूव करी? नहीं करी। मींस जो n है वो mg के इक्वल है। सो यू हैव n इक्वल्स टू mg। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन वी हैव। ठीक है, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आपकी x एक्सिस से आएगी, लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान रखने की है। कब आपकी ये गाड़ी बाहर मूव नहीं करेगी? कब आपकी ये गाड़ी बाहर मूव नहीं करेगी? जब आपका फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, दैट फ्रिक्शनल फोर्स इफ इट इज ग्रेटर देन योर सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि गाड़ी बाहर मूव करने की कोशिश करेगी तो यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो बाहर की साइड एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं उनको हम कह सकते हैं कि ये नियरली सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसको फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कौन सा फोर्स करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स विच बैलेंस योर फ्रिक्शनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो अंदर की साइड है वो आपका बैलेंस करेगा किसको? फ्रिक्शनल फोर्स को। अब देखो यहां पे Fs इज ग्रेटर देन mv²/r। ये जो इसका रेडियस है ये r मान लेते हैं, गाड़ी है, इसका मास m है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है आपकी mv²/r। ठीक है, अब इसको थोड़ा सफल करते हैं तो v² विल बी लेस देन Fs/r/m। ठीक है, जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर जो है वो कम से कम होना चाहिए, किससे? Fsr/mg। अब यूजिंग किसका यूज करेंगे? फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल्स टू म्यू एस आर। आर की क्या वैल्यू? आर, और यहां पे हम कहेंगे n, म्यू एस n। और n फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें जो है आपका mg, सो यू विल हैव म्यू एस mg। ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें अगर हम, तो क्या आएगा? v² मस्ट बी लेस देन म्यू एस आर जी। ठीक है, v² देखो इक्वल्स टू भी आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि अगर आप इस वेलोसिटी से फ्रिक्शनल फोर्स अगर इक्वल है सेंट्रीपिटल फोर्स के तो ये गाड़ी मूव कर पाएगी। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो ये थोड़ा सा भी उधर से इधर नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन बनेगी, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होना चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स से। यहाँ पे हम सोल्व करते आए हैं और आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मेरे को देख लेने दो कि ये आंसर हाँ दिख रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने निकाला कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपकी ऑब्जेक्ट है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है किसी भी कर्व्ड सरफेस से मूव करने में। सो वी हैव v² दैट मस्ट बी लेस देन म्यू आर जी। इसका लिमिटिंग केस ले कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो सकती है, तो कम से कम या फिर इक्वल्स टू हो सकती है। सो मैक्सिमम जो होगी दैट विल बी म्यू आर जी, क्योंकि या तो इससे कम होगी, इसको अगर हम देखें इट विल बी म्यू v² जो कि या तो लेस देन हो म्यू आर जी से, या फिर v² इक्वल्स टू म्यू आर जी। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी ये हो सकती है। और हम कहें v max इक्वल्स टू अंडर द रूट म्यू आर जी। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये आप खुद से भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में गिवन हो कि बैंकिंग नहीं है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया पहाड़ों में अगर आप जाते हो, पहाड़ों में क्या होता है, जो रोड होते हैं वो ऐसे सीधे कर्व नहीं मुड़े होते, जो रोड होते हैं वो थोड़े से ऊपर इंक्लाइंड होते हैं। कभी जाओ तो नोटिस करना। ठीक है, तो जो सर्कुलर मोड़ जब मुड़ते हैं, मोड़ के ऊपर थोड़ा सा इंक्लाइन बनाने से क्या होगा, आपकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे ही इसको थोड़ा सा जैसे ये रोड है यहाँ से आके यूँ मुड़ना है, ठीक है,
तो इस मोड को थोड़ा सा इंक्लाइन कर देंगे, जिससे क्या होगा, अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेलोसिटी से भी हो ना तो आप जाके नीचे खाई में नहीं गिरोगे। आपका फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाने के लिए इसको ऊपर किया गया है। फालतू का कोई इंजीनियर ऐसा नहीं है कि फालतू का कंक्रीट लगा के ऊंचा कर दिया इसको, नहीं। आपका एक्सीडेंट ना हो इसके लिए यहाँ पर भी फिजिक्स है। देखो रोड के ऊपर भी फिजिक्स है, पहाड़ों पर घूमने जाओगे वहाँ भी फिजिक्स है, ठीक है। झरना ऊपर से नीचे गिरता है वहाँ भी फिजिक्स है। वो पोटेंशियल एनर्जी हो, वो सब कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन ऑन अ कर्व्ड रोड। जो बेंडिंग ऑफ रोड है उसके ऊपर आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, वो ये हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी इज अंडर द रूट म्यू आर जी, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो होगा आपका बैंकिंग ऑफ रोड। आई थिंक लास्ट टॉपिक ही रहेगा आपका बैंकिंग ऑफ रोड। फ्री बॉडी डायग्राम मैं आपको करा चुका हूँ। तो बैंकिंग ऑफ रोड जो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। मेरे को लगता है मैं सारी चीज़ें जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, देखो मेरा मोटिव क्या है मैं बताता हूँ। मेरा मोटिव है कि जो भी आपके मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं उनको आप सिंप्लीफाइड वे में समझ जाओ। जैसे यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन आई है बच्चे क्या घबरा जाते हैं कि ये क्या आ गया, समझ ही नहीं आ रहा। तो उससे घबराना नहीं है आपको। सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं दे सकता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। किस इक्वेशन का क्या मतलब है, कहाँ से कौन सी इक्वेशन आई, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कीजिए, आपका रिप्लाई किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ये भी कमेंट करना है। ऐसे नहीं है वीडियो अच्छी लग रही है कमेंट ही नहीं करना, नहीं, कमेंट करना है, बताना है सर आपकी वीडियो अच्छी लगे, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँ। अभी मेरी नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड। चलो इसको भी ख़त्म करते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड से क्या समझते हो? बैंकिंग का मतलब है, पहले तो इसको क्यों यूज करते हैं, ताकि हम इंक्रीज कर सकें स्पीड टू अवॉइड स्लाइडिंग ऑन द बेंड ऑफ रोड, ठीक है। जैसे कोई बैंड आता है उस टाइम पे हमारी वेलोसिटी थोड़ी सी इंक्रीज है तो भी हम गिरे ना, इसके लिए हम बैंकिंग ऑफ द रोड यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट टर्न में बचने के लिए हम बैंकिंग का यूज करते हैं। अब कितना इफेक्टिव है ये, उसका हम बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक सर्कुलर पाथ। जैसे ये एक सर्कुलर टर्न है, देखो ये एक सर्कुलर टर्न था जो पिछले टॉपिक में किया था। अगर हम इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दें, जैसे ये अभी तो ये है, फिर हमने क्या किया इसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया, तो यहाँ से अगर हम इसके क्रॉस सेक्शन से नीचे से देखें तो ये ऐसे दिखेगा कुछ थोड़ा सा इंक्लाइन, और इसके ऊपर है आपकी गाड़ी, ठीक है। अब इस गाड़ी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करते हैं, जितने भी फोर्स आपके इस ऑब्जेक्ट के ऊपर है सबको हम इसमें रिप्रेजेंट कर देंगे। सबसे पहले तो बताते हैं ये एंगल क्या है, ये है थीटा। क्योंकि ये सरफेस के नॉर्मल यहां पे n ये हो जाएगा, इसका मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। क्योंकि ये बॉडी मूव करेगी और कोशिश करेगी बाहर की साइड जाने की, पिछले जो उसमें बताया था ना टॉपिक में कि ये बाहर की साइड जाने की कोशिश करेगी, तो उसको बचाने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स आपका एक्ट करेगा F, ठीक है। नाउ यहां पे हम इन सबको स्प्लिट करना पड़ेगा, सबको हमने लिखना पड़ेगा। कैसे? यहां पे हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, इसको रिजोल्व करो। पहली बात, फ्रिक्शनल फोर्स को हम रिजोल्व कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर हम नॉर्मल जो है इसको रिजोल्व कर लेंगे। अब एंगल क्या होगा, देखो ये थीटा है, तो यहां पर अगर हम पैरेलल देखें तो इंटीरियर जो आपके एंगल है, ये जो लाइन है यहां पर ये एंगल हो गया इंटीरियर अपोजिट एंगल थीटा। यहां पे ये दो आपकी नॉर्मल है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। जब आपकी दो नॉर्मल होती है तो जो आपके मैक्सिमम एंगल है, जो साइड वाले बाहर वाले एंगल है, वो आपके इक्वल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये नॉर्मल है
और ये नॉर्मल है, तो ये जो एंगल हो जाएगा ये आपका इसके इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट? अब बढ़ते हैं आगे, क्योंकि हमने ये एफ है तो ये हो जाएगा एफ एंगल है कोस थीटा, नीचे वाला एफ साइन थीटा। ठीक है, नॉर्मल को कैसे रिजोल्व करेंगे? नॉर्मल आपका ऐसे है, ये है एन, ये अपवर्ड और ये लेफ्ट में, ये एंगल आपका थीटा है, सो इट विल बी एन कोस थीटा और ये एन साइन थीटा। कोई डाउट? मीन्स यहां पे हो जाएंगे आपके दो फोर्स, एक तो एफ कोस थीटा और एक एन साइन थीटा। यहां पे हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एन कोस थीटा। ये सब एंगल हो गए हैं, सबको हमने रिजोल्व कर दिया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, बिना पूछे हम नहीं बता पाएंगे आपको कोई डाउट है। अब क्योंकि ये हम सिनेरियो मान रहे हैं कि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है, जो आपकी गाड़ी है, वो स्लाइड नहीं करेगी। इफ इट इज नॉट स्लाइडिंग मीन्स जो आपका बाहर की साइड फोर्स लगना था वो ओवरकम किया जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा। किसके? सेंट्रीपिटल फोर्स। सो इनको हम सोल्व करते हैं ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स एन कोस थीटा, ठीक है, अपवर्ड फोर्स एन कोस थीटा, और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? ये अपवर्ड डाउनवर्ड है, ये दो फोर्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके हम एक्स एक्सिस से निकालेंगे और एक्स एक्सिस का सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो पिछली बार लगाया, तो ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा? तो एक्स एक्सिस पे अगर थोड़ा सा समझो, एक्स एक्सिस पे आपके जो दो फोर्स लग रहे हैं, ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं, इनको ओवरकम क्या करेगा, या फिर हम कहें कि इन दोनों फोर्स के इक्विवेलेंट जो फोर्स है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स इन दोनों फोर्स का क्या बैलेंस आउट कर रहा है, ठीक है। जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट है एक्स एक्सिस में, उनको बैलेंसिंग करने का काम कर रहा है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। मींस यू हैव एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा विल बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। कोई डाउट? ये हो गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को थोड़ा सा शफल करना है हमें। एक सेकेंड, हाँ, इन दोनों को हमें थोड़ा शफल करना है और शफल करके हम इनसे इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? चलो समझते हैं। हाँ, इस इक्वेशन को हम बना सकते हैं एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। थर्ड इक्वेशन समझ लो इसको, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 2 बाय 3। सेकेंड इक्वेशन को थर्ड इक्वेशन से जब हम डिवाइड करेंगे, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, सो यू विल हैव एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू एम जी, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा डिवाइड बाय एन कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, सोल्व किया, m से m कट जाएगा, यू विल हैव v स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी। इस कंप्लीट को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, कोस थीटा से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर हम n से डिवाइड कर दें, तो अगर n से, या फिर f को लिख लो, पहले तो ऐसे लिखो, n साइन थीटा प्लस म्यू n कोस थीटा डिवाइड बाय n कोस थीटा माइनस म्यू n साइन थीटा। अब n से तो n कट जाएगा, देखो n ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉमन आ जाएगा, यू विल हैव, ये म्यू हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, ऊपर लिखता हूं, we will have v square equals to rg sin theta plus mu cos theta divided by cos theta
माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी होगी वो इक्वल हो जाएगी इसके, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये है मैक्सिमम वेलोसिटी। वी मैक्स स्क्वायर विल बी आर जी, कंप्लीट को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे, टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन कोस थीटा से डिवाइड किया 1 माइनस म्यू टेन थीटा। है ना इंटरेस्टिंग इक्वेशन? क्यों? ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, जो हम क्या बोले, मैक्सिमम वेलोसिटी जब बैंकिंग ऑफ रोड करेंगे और वो जो बैंकिंग होगी वो थीटा एंगल से होगी। अब अगर इस केस में हम माने स्पेशल केस अगर हम लें, इफ म्यू इक्वल्स टू जीरो, अगर म्यू जो है वो आपका जीरो हो जाए, सो क्या होगा, जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है विच विल बी आर जी, ये जीरो टेन थीटा, मीन्स वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट आर जी टेन थीटा। मीन्स अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ही नहीं, अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, तो भी आप कुछ स्पीड से मूव कर सकते हो, तो भी आप एक मिनिमम स्पीड मैक्सिमम स्पीड आर जी टेन थीटा से मूव कर सकते हो। वहीं अगर पिछला केस देखें, लास्ट जो था वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर द रूट म्यू आर जी, अगर म्यू को जीरो कर दें तो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। आप मूव ही अगर थोड़ा सा भी मूव किया तो सीधा नीचे खाई में जाओगे। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे देखो, अगर आपने वेलोसिटी या फिर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो कर दिया तो कुछ वेलोसिटी से तो मूव कर पाओगे। यहाँ पे क्या किया हमने, अपने आप को स्किड होने से बचाने के लिए बैंकिंग की है एक रोड की, सो दैट हम गिरे ना, नीचे ना गिरे। ठीक है, ये एक इंजीनियर का कमाल है, बैंकिंग करके हमारी जान बचाना। ठीक है, करप्ट भी होते हैं कुछ लोग, खा जाते हैं बीच में, उन सबको छोड़ो। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेनिंग क्रू क्लासेस एंड थैंक यू।